देखिए चैप्टर 2 में जैसा कि चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें 2 मेन टॉपिक हैं। पहले हम लोग रिलेशंस के बारे में समझेंगे और रिलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको सेट की जानकारी होना चाहिए और सेट हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। अब जो भी रिलेशन के स्टेटमेंट्स बनेंगे, जो भी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा वो सेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पहले रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनको समझ लें, उसके बाद हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक सेट के भी आप कह सकते हो कि ये सेट के टॉपिक है और जो कि रिलेशन में यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट हेडिंग में आप देखें क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, पहले इसको मैं यहाँ पे समझा दूं। देखो जैसे कोई भी पॉइंट जब प्लेन में लिया जाता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मार्किंग होके आते हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा। अगर मैं किसी भी प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं और यहाँ पर कोई 2 यूनिट डिस्टेंस लेके पॉइंट ए ले लूं और यहाँ पर 3 यूनिट डिस्टेंस लेके पॉइंट बी ले लूं, तो जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट पी आता है जिसमें x की वैल्यू होती है 2 और y की वैल्यू होती है 3। ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं इन्हीं को ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर से अब हम ऐसे समझ रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में जब 2 वैल्यूज, 2 वेरिएबल या 2 कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर लिखे जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है इसमें 2 ही वैल्यू होंगी। अगर यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होते तो उसमें ABC हो जाते, वहाँ पे 3 वैल्यूज होती हैं, पेयर में 2 वैल्यू होंगी। 2 वैल्यूज में भी जैसे हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो मान लीजिए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है A और B, तो A को बोलेंगे हम कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है और बी को बोलेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये तो बात हुई ऑर्डर्ड पेयर की। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल टू a प्लस IB, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर हो जाता था रियल z a कॉमा इमेजनरी z b। याद आ रहा है क्या? अगर x प्लस IY है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर होता था x कॉमा वाई। ये ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन समझ में आ गई सभी को। ऑर्डर्ड पेयर मतलब स्मॉल ब्रैकेट में कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड वैल्यू सेकंड। सिंपल सी बात है, ज्यादा घुमा फिरा के कुछ करना नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग है इक्वलिटी। तो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी कैसे होती है, तो कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर है, अगर मैं उनकी इक्वलिटी को एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि एक ऑर्डर्ड पेयर AB है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है CD। ये कब इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे अगर इसका रियल z रियल के इक्वल हो और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल हो। रियल z रियल के इक्वल, इमेजनरी z इमेजनरी के इक्वल। रियल, सॉरी क्या बोल गया मैं, रियल इमेजनरी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। अगर कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर है तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट कैसे, फर्स्ट कंपोनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के, और सेकंड कंपोनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट के। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। बस सिंपल सी बात है। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रहे हैं
तो उसकी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इसमें क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट की पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट में भी होता है, 1 सेट में भी होता है और 3 सेट में भी होता है। जब 1 सेट में होगा तो उसका खुद से होगा, 2 सेट का ए का बी से हो सकता है, बी का सी से हो सकता है, 3 सेट के लिए 3 सेट दिए जाएंगे, ए बी और सी। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे पेयर के लिए पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से होता है और होता क्या है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर 2 गिवन सेट के एलिमेंट को लेकर बना सकते हो, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ही क्या कहे जाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द कलेक्शन ऑफ all ordered pairs which can be formed by the elements of 2 different sets। जैसे मान लीजिए मैं अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे एक सेट ए दिया है, इसके एलिमेंट है ए बी, और एक सेट बी दिया है, इसके एलिमेंट है सी डी। अगर हमको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करके अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखे जाएंगे, फर्स्ट के साथ फर्स्ट पेयर ले लिया जाएगा ए कॉमा सी, फिर फर्स्ट के साथ सेकंड ले लेंगे ए कॉमा डी, फिर सेकंड के साथ फर्स्ट ले लेंगे बी कॉमा सी, और सेकंड के साथ सेकंड ले लेंगे बी कॉमा डी। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आप पेयर देख रहे हो, क्या इसके अलावा और कोई पेयर बन सकता है इसके एलिमेंट से, बन सकता है क्या? तो बस इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें हमको सारे पेयर लिखने पड़ते हैं। किसके सारे पेयर लिखने पड़ते हैं? दोनों सेट के एलिमेंट से जो बनेंगे वो। बिल्कुल सिंपल है, ए सी ए डी बी सी बी डी। अगर और ज्यादा एलिमेंट होंगे तो वो भी लेके बनाएंगे, वो क्वेश्चंस में बताए जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया क्या? इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ये तो ऑर्डर्ड पेयर है। अगर इसको सेट फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that A belongs to set A and B belongs to set B। अगर ये ए बी में है तो मैं इसको एक्स वाई में समझा देता हूं। इनमें ए बी लिखे है ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू। अच्छा बताओ, ये जो पहले पहले एलिमेंट है वो सेट ए के हैं, दूसरे दूसरे एलिमेंट सेट बी के। तो देखो ए बी बी, और दूसरे दूसरे क्या है बी के, सी और डी, सी डी सी डी। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हुआ? अच्छा, मैं सिंगल सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बता देता हूं। सिंगल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता? जैसे कि एक सेट ए है और इसमें कोई भी एलिमेंट है 1,2। अगर मुझे ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ही करना है तो मैं इसको फिर से लिख लूंगा, और अब मैं इसमें ए क्रॉस ए करूंगा। तो ए क्रॉस ए इसका 2 बार लिखने से बड़े आराम से आ जाएगा, 1,1
1,2, 2,1, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वन सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट बाय इटसेल्फ। और यहां पे क्या हुआ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्लियर है? ठीक है, ये टॉपिक क्वेश्चंस में ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, फिर भी समझ ले, इसी से रिलेटेड है। आर्बिट्री कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है कि जैसे यहां पर कोई भी थ्री सेट है, प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट ए बी सी, तो बिल्कुल इसी पैटर्न में होगा, जैसे टू सेट का हुआ है वैसे ही थ्री सेट का होगा। बस इतना है कि थ्री सेट वाले को क्या बोलेंगे, अभी मैंने बताया था ना, टू सेट वाले को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, और थ्री टपल्स भी बोल सकते हैं, पर ट्रिपलेट्स ज्यादा याद रहेगा आपको। तो थ्री सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, वो भी करके दिखा देता हूं। देखो, जैसे ए था, बी था, और मान लो मैं यहां पे सी में एक एलिमेंट ले लेता हूं ई, ठीक है, सी में मैंने ई ले लिया। अब मुझे ए, यहां पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए, तो देखना सभी ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी के ये रहे ऑर्डर्ड पेयर, और इसका किससे करना है, सी से। तो देखना क्या आएगा, सबसे पहले ए सी, और यहां पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर अगला देखो ए डी ई, फिर अगला देखो बी सी ई, और बी डी ई। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल कार्टेशियन पेयर का हो गया, ऑर्डर्ड पेयर का, और ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हो गए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो देख लें, विथ एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डेफिनेशन ये सब लिखी है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही लिखा है सब कुछ। अभी आप नोट करोगे ना, तो माइंड में एक एक चीज थोड़ा समझ के नोट करोगे, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि जो अभी हमको समझाया गया है वही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक, ये प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए इज समटाइम डिनोटेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ए का ए से प्रोडक्ट मैंने करके दिखाई दिया था आपको। तो सिमिलर टर्म, सिमिलर सेट का भी होता है, और डिफरेंट सेट का भी होता है, और थ्री सेट का भी होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इन तीनों टाइप से होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रिलेशंस पे। रिलेशंस क्या होते हैं, पहले इस चीज को समझो। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो रिलेशन बहुत सारे हैं। जैसे हम लोग, हमारे इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो वो एक रिलेशन हो गया कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऐसे फैमिली में भी रिलेशन होते हैं, है ना, हर चीज रिलेटेड है। जैसे ये फैन है, तो फैन किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो ये चीजों में आपस में रिलेशन हर जगह मिलेगा, है ना। ये पेन है, इस पेन का रिलेशन किससे है, पैनल से, हम लोग लिख रहे हैं उस पर, है ना। इंक पेन होता है, तो इंक होगी तो पेन चलेगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा। तो वो डिपेंड कर रहे हैं ना। जब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो वहाँ रिलेशंस होते हैं। मैथमेटिक्स में रिलेशन हम लोग कैसे समझें? मैथमेटिक्स में रिलेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सर्कल है तो उसकी रेडियस होगी और उसका एरिया भी होगा। अगर हम उस सर्कल को बड़ा बनाएंगे तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेटर रेडियस होगी तो एरिया भी ग्रेटर आएगा। अगर स्मॉलर सर्कल बनाएंगे तो लेस रेडियस के लिए एरिया भी स्मॉलर आएगा, लेस आएगा, है ना। तो ये रेडियस और एरिया रिलेटेड हो गए कि नहीं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब आप रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा। तो ये दोनों रिलेटेड हो गए कि नहीं एक दूसरे से, सर्कल के रेडियस और एरिया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें सब जो मैथ्स में रिलेटेड होती। अगर हम लोग सेट वाइज बात करें, ये तो जनरल नॉर्मल फॉर्मूला फॉर्म में था और जनरल रूटीन वाले भी मैंने एग्जाम्पल बताए। लेकिन अगर हम लोग सेट के हिसाब से समझें कि रिलेशन क्या होते हैं, तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है एक ही,
कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ज्यादातर आप लोगों के कोर्स में और क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में है उनमें ए क्रॉस ए और ए क्रॉस बी चलेगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। जितने भी सबसेट ए क्रॉस बी के बन सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, उसके रिलेशंस। ठीक है, ऑल द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर कॉल्ड द रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए लिया, एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी ले लिया, एलिमेंट है 3 4। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 1 3 1 4 2 3 2 4। अब अगर हम इसके सबसेट बनाते हैं तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, 1 3, ये एक सबसेट हो गया। और भी होंगे 1 3 1 4, ये 2 वाला हो गया, 3 वाले भी होंगे 1 4 2 3। ये सभी क्या हैं, इनमें जितने भी सबसेट ये बन रहे हैं ये सभी सबसेट क्या हैं, आपस में रिलेटेड है। इसमें जितने भी एलिमेंट है वो रिलेटेड है। यहां पे हम बोलेंगे 1 रिलेटेड टू 3 है कि नहीं है? इस डेफिनेशन को देखिए क्या लिखा है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दैट इज रिलेशन आर। ये रियल नंबर वाला आर नहीं है, रियल नंबर वाला आर बोल्ड बनता है और सिंपल आर बना है तो वो क्या है, रिलेशन। तो ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सभी क्या होंगे, रिलेशन होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे 1 और 3 रिलेटेड हैं कि नहीं है, हैंगे। 1 रिलेटेड टू 3 है, 1 रिलेटेड टू 4 है। क्या 1 रिलेटेड टू 2 है? नहीं है। 1 रिलेटेड टू 2 है क्या यहाँ पे? तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे इसके बारे में बता रहा हूँ, 1 नॉट रिलेटेड टू 2 और 1 रिलेटेड टू 3। 1 3 से रिलेटेड है। तो इसमें जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ये सब क्या है, इसके रिलेशन। ठीक है, यहां पे ये चीज समझ में आ गई। 1 2 कहीं भी आ रहा है क्या, इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा, तो ये 1 2 से रिलेटेड नहीं है। 1 किस से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक रिलेशन आर है और उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी है सच दैट ए इक्वल टू 2b, ए इक्वल टू 2b। ठीक है, तो यहां पे ए की जो वैल्यू है ना वो बी का ट्वाइस है। ए को सेट ए में से लेना है और बी को सेट बी में से। अब बताओ इसमें देखकर कौन सा रिलेशन है जिसमें ए की वैल्यू ट्वाइस, बी इक्वल टू ए लेना पड़ेगा, सॉरी। बी इक्वल टू 2 है। हाँ, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन से सेट हैं जिसमें बी ए का ट्वाइस है, देख के बताओ जल्दी। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला 4th वाला है कि नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 4। तो ये 2 4 एक रिलेशन हो गया। और ये रिलेशन कैसे है कि सेकंड वैल्यू ट्वाइस है किसका, फर्स्ट वैल्यू का। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा, a माइनस बी में बन जाएगा, a प्लस बी में बन जाएगा, a अपॉन बी में बन जाएगा, किसी में भी बन जाएंगे। तो ये सारे जो इस टाइप के इक्वेशन सेट में बनकर आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट में आते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, रिलेशन। अच्छा ये बताओ, इस कंडीशन के लिए
क्या ये 1 रिलेटेड टू है क्या इसके लिए? है 1 रिलेटेड टू, बी ट्वाइस ऑफ ए, तो 1 रिलेटेड टू है। लेकिन 1,2 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसमें भी होना जरूरी है। इसमें अगर वो नहीं है टर्म तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर, इसका रिलेशन नहीं कहेंगे। मतलब रिलेशन में जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना उनके सबसेट। तो ये 2,4 इसका सबसेट है कि नहीं है? हैगा। ठीक है, ये हो गया। किस किस की डेफिनेशन हो गई? ये 2 डेफिनेशन है यहाँ पे रिलेशन की, फर्स्ट और सेकंड। ये सबसेट के फॉर्म में और ये डायरेक्ट बताया गया है रिलेशन। वो सभी ऑर्डर्ड पेयर क्या है इसका? रिलेशन। और जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं होगा वो रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि हमने कहा कि क्या 1 और 2 इसका ऑर्डर्ड पेयर में है, तो 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं होगा। 1 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड बोलेंगे क्योंकि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 3 आ रहा है। ठीक है, रिलेशन की बात हो गई। अब किस पे आते हैं हम लोग? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इनको समझ लें। किसी भी रिलेशन के लिए डोमेन क्या होता है? तो पहले मैं तुम्हें रिलेशन का एक मैपिंग जो होता है, रिलेशन को डायग्राम से, जो हम एरो डायग्राम जिसको बोलते हैं, वो एरो डायग्राम में जरा मैं रिलेशन एक बार समझा दूं तुमको। उसी से तुमको डोमेन समझ में आएगा, रेंज भी समझ में आएगा और कोडोमेन भी आएगा। देखें, एरो डायग्राम से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज एक सेट है ए, एलिमेंट है ए बी सी। एक सेट है बी, इसके एलिमेंट है 1, 2। ठीक है। अब अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा a, 1, a, 2, b, 1, b, 2, c, 1, c, 2। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर मुझे एक एरो डायग्राम बनाना है तो एरो डायग्राम कैसे बनेगा? ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। सेट ए के एलिमेंट है ए, बी और सी। इसके एलिमेंट है 1 और 2। तो ए 1 से रिलेटेड है और ए 2 से भी रिलेटेड है। बी 1 से रिलेटेड है, बी 2 से भी रिलेटेड है। ऐसे ही सी 1 से रिलेटेड है और सी 2 से भी रिलेटेड है। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरो डायग्राम हो गया। अब यहां पर जो सेट ए के एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड है ना, उनको हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन आ गया सेट ए के एलिमेंट यानी के ए बी सी। और कोडोमेन क्या होता है? सेट ए के एलिमेंट जिन जिन एलिमेंट से रिलेटेड है वो कोडोमेन है। तो ए बी सी किससे रिलेटेड है? 1 से, और तो ये 1 और 2 क्या होगा इसके? कोडोमेन। अब आते हैं रेंज पर। रेंज में क्या होता है? कभी कभी इसमें कोई एलिमेंट ऐसा रहता है जो रिलेटेड नहीं भी होता है। सपोज यहां पे 3 होता, तो 3 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो कोडोमेन में तो तीनों आ जाते हैं 1 2 3। लेकिन रेंज में सिर्फ कौन से आते? 1 और 2। यानी कोडोमेन पूरा बी सेट होता है। और रेंज क्या होता है? रेंज वो होता है जिससे इसके एलिमेंट कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है, एसोसिएटेड है। तो यहां पर ये एसोसिएटेड, हाल फिलहाल में यहां कोई भी एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं। तो जो कोडोमेन है वही क्या हो जाएगी? इसकी
रेंज। ठीक है, ये एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया? अब यही चीज यहाँ पे पढ़ के देखेंगे, एक बार समझ जाओगे। ए और बी सेट है, आर रिलेशन है। रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर रिलेशन आर सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। तो डोमेन सेट आर का क्या होगा? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। ये ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन है? ए बी और सी। फर्स्ट कंपोनेंट के ऑर्डर्ड पेयर ही क्या हो गए? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट ही क्या हो गए? डोमेन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। रेंज क्या लिखा हुआ है? सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट कौन कौन है? 1 और 2। ये हो गया 1 और 2, ये रेंज। और कोडोमेन के बारे में पढ़े, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। होल सेट बी इस रिलेशन का क्या है? कोडोमेन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखो। रिलेशन आर है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इक्वल टू 2a। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी कि जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले का क्या है? ट्वाइस। तो सेकंड वाले एलिमेंट फर्स्ट वाले का ट्वाइस है, तो जरा बताएं, अगर फर्स्ट एलिमेंट हम 1 लेते हैं तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा? इसका डबल। ए 1 रखा, बी क्या आया? 2। और ए 2 रखा तो बी क्या आया? 4। ए 3 रखा तो बी क्या आया? क्या 6 इसमें है? इसमें आ रहा है तो नहीं लेंगे। बी की वैल्यू 6 हो सकती है क्या? बी यहां पे है। इन दोनों, इन कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू निकालो। तो सेट ए की वैल्यू किसकी है? ए कहां से लेना है? सेट ए से। अब बी इक्वल टू 2a में अब b इक्वल टू 2a में एक बार ए 1 रखा, 2 आया, 2 रखा, 4 आया, 3 रखा, तो b की वैल्यू क्या क्या आ रही है? 2, 4, 6। लेकिन b कहां पर है? सेट b में। तो सेट b में 2 है, 4 है, क्या नहीं है? तो 6 नहीं लेंगे। अब इसका एरो डायग्राम देखो, यहां 4 आ जाएगा बस। अब इसका एरो डायग्राम देखो तो मैं डोमेन रेंज समझ में आ जाएंगे। सेट ए, सेट बी, ए के एलिमेंट 1, 2, 3, बी के 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब रिलेशन आर, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं इनको रिलेट कर रहा हूं। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेट कर रहा हूं, तो 1 किससे रिलेट होगा? 2 से। 2 रिलेट किससे होगा? 4 से। क्या 3 रिलेट हो सकता है किसी से? 3 रिलेट होता तो 6 से होता, लेकिन 6 है ही नहीं, तो 3 इज नॉट रिलेटेड टू 6। 6 है ही नहीं यहां पे। अब बात करते हैं, 3 किसी से रिलेटेड नहीं है। अब इसकी डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन क्या है इसकी? डोमेन नहीं, डोमेन सेट है पूरा, फर्स्ट कंपोनेंट। तो डोमेन क्या हो गया? 1 और 2। 3 से रिलेटेड यहाँ पे 6 भी आएगा इसमें, मैं बताऊं। ऐसे रिलेशन नहीं होगा कि कोई एलिमेंट खाली रह जाए, है ना। इसमें सेट बी में 6 भी लेंगे हम लोग। रिलेशन इस तरह से बनेंगे कि इसकी हर वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, तो 6 इसमें हम ले लेंगे। अब इसमें एक पेयर और बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 किससे रिलेट हो जाएगा फिर? 6 से।
अब इसकी डोमेन क्या हो गई? डोमेन हो गई 1 2 3, और कोडोमेन क्या हो गई? कोडोमेन होती है पूरा बी सेट 1 2 3 4 5 और 6, और रेंज क्या हो गई? रेंज क्या आएगी? रेंज 2 4 6, वो एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है। अब आ गया डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझ में आए कि नहीं आए? अब ये दोनों एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो। ठीक है, कर लो। देखो, डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आ गए सभी को। इसमें अगर हम एक और केस देखना चाहें तो वो वाला केस भी ठीक है हमारा। कौन सा वाला? जो मैं अभी बता रहा था ना, यहाँ पे अलग से समझा देते। जैसे सेट ए में कुछ वैल्यू है 1 2 3 4, और रिलेशन इसी से बना देते हैं आर, ordered pair A B such that A equal to B plus 1। ठीक है, और यहां पर A और B दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। ए भी सेट ए में आ रहा है, बी सेट ए में ही आ रहा है। वन सेट के टाइप से भी समझा देते हैं। तो अभी यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी 1 रखेंगे तो ए क्या आएगा? 2, और एक एक करके ए की वैल्यू रखते जाओ, बी की वैल्यू निकालो, तो क्या मिलने वाला है हमको जरा देख लें। बनाओ, आर को बनाओ। ए की वैल्यू क्या मिलेगी? B1 रखेंगे तो 2, B1 रखा। B2 रखेंगे तो ए क्या मिलेगा? 3, B3 रखेंगे तो ए क्या मिलेगा? 4, और B4 रखेंगे तो ए क्या मिलेगा? 5, पर 5 इसमें नहीं है। बात समझे इतनी या नहीं समझे? जो ए और बी हैं दोनों इसमें से ही लेना है, और ए की वैल्यू भी सेट ए में आना चाहिए और बी की वैल्यू भी आना चाहिए। तो B1 रखा, इसमें ए क्या मिला? 2, 2 रखा तो 3, 3 रखा तो, और 4 रखा तो 5। वो लेंगे क्या? क्यों? सेट में नहीं है। इसका एरो डायग्राम, एरो डायग्राम क्या होता है? एरो डायग्राम की डेफिनेशन क्या है? ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एरो डायग्राम। किसी भी रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम बनाएं तो उसको एरो डायग्राम बोलते हैं। तो ये सेट ए हो गया, इधर भी सेट ए आएगा, 2 टाइम्स आएगा, और दोनों में क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखिए बेटा, अच्छा सॉरी 5 नहीं है, मैं 5 तक समझ रहा था। तो इसमें भी क्या आएगा? 1 2 3। ठीक है, अब 2 रिलेट किससे होगा? ए में जो 2 है वो बी में किससे रिलेट होगा? 1 से। 3 किससे रिलेट होगा? 2 से। 4 किससे रिलेट होगा? 3 से। अब एक इस टाइप का भी देख लिया, यहां पे भी समझ लिया। अब जरा इधर बता दो, डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? यहां पे 1 नहीं होगा, 1 तो यहां फर्स्ट कंपोनेंट है क्या? अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने? क्या लिखा है वहां? देखना क्या लिखा है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। तो फिर कैसे कह रहे हो? तो फर्स्ट कंपोनेंट तो है ही नहीं ना, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? 2 3 4, और रेंज में क्या क्या आएगा?
रेंज, रेंज में जो एलिमेंट रिलेटेड है 1, 2 और 3, और कोडोमेन। अब समझ गए या अभी भी कोई कमी है? कोडोमेन तो पूरा सेट होता है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 6 है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। बहुत इजी है। अगर रिलेशन आर है तो उसके इनवर्स रिलेशन को आर इनवर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर इनवर्स, ये इनवर्स रिलेशन का सिंबल है। यहां पर देख लें एक बार, इनवर्स रिलेशन मैं समझाता हूं। डेफिनेशन तो लिखी है, जैसे कोई भी एक रिलेशन आर दिया हुआ है और उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, सच दैट ए एंड बी, कुछ भी कर देते हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू एनी सेट ए। दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ए कोई सेट है। तो इस सेट में अगर हमको इसका इनवर्स रिलेशन चाहिए ना, आर इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, और ये ए और बी बिलोंग्स टू ए रहेगा। ये इनवर्स रिलेशन हो गया। एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। सेट ए में हमने लिया था 1, 2, 3, 4, और रिलेशन हमने आर लिया था, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी प्लस 1, और ए और बी बिलोंग्स टू ए, यही था ना। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया था हमने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या मिला था, B1 रखा तो ये क्या आया था 2, फिर 2 रखा तो 3, और फिर 3 रखा तो 4, ये आ गया। अब अगर मुझे इसका इनवर्स रिलेशन चाहिए ना, तो वो किससे डिनोट होगा, आर इनवर्स। और बहुत आसान है, बस ये कंपोनेंट रिवर्स कर देते हैं। रिलेशन बनाने के बाद कंपोनेंट रिवर्स, ये क्या हो गया 1, 2, ये 2, 3, 3, 4, ये हो गया इनवर्स रिलेशन। कोई प्रॉब्लम है? सबको आ गया समझ में? इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का अगला टॉपिक है फंक्शन। रिलेशन हमने समझ लिए। रिलेशन का एक थोड़ी डेफिनेशन जरा एक बार रिकैप कर लें। जो रिलेशंस थे वो 2 सेट में हमेशा डिफाइन होते थे, सेट ए टू ए या सेट ए टू बी, और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता था। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर्ड पेयर आते थे, और उन ऑर्डर्ड पेयर के जो सबसेट बन जाते थे वही क्या होते, रिलेशन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी 2 सेट में डिफाइन होगा। पहली चीज तो ये समझ लो। बस फंक्शन में एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोग किसी फंक्शन के पहला वाला जो सेट है उसका एलिमेंट लेते हैं, तो उस एलिमेंट की एक यूनिक इमेज दूसरे सेट में होना चाहिए। अगर कोई भी एक सेट ए और दूसरा सेट बी हमको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो इसकी पहचान का एक ही सेंटेंस है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन यूनिक इमेज इन सेट बी देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको मैं समझाता हूं जरा, देखिए। जैसे सेट ए हो गया और सेट बी हो गया, इनमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी, और यहां पे कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3। अब जैसे 1 एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ए की इमेज कौन है 1,
बी की इमेज कौन है 2, सी की इमेज कौन है 3। अगर इसी का एक और डायग्राम देखा जाए और सेट ए में यहाँ पर ए बी सी 1 2 3, ए की इमेज 1 भी हो गई और 2 भी हो गई, बी की 3 है, तो ये फंक्शन है, ये वाला नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ए की क्या है, कितनी इमेज हो गई है 2 इमेज, तो मोर देन 1 इमेज नहीं हो सकती है। हर एलिमेंट की क्या होगी यूनिक इमेज। जरा सुनते ही आना ध्यान से एक एक बात को। रिलेशन वैलिड है, रिलेशन में ये होता है, रिलेशन में 1 के लिए 1 भी आता है, 1 के लिए 2 भी, किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो जाती है। पर ऐसे रिलेशन जिनमें हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है उनको क्या बोलते हैं फंक्शन। तुम कैसे याद रखोगे कि ये फंक्शन है या नहीं है? तो देखो ये वाले जो एलिमेंट हैं ये हैं प्री इमेज, और राइट में जो बी है वो है इमेज। लेफ्ट वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं प्री इमेज और राइट वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं इमेज। तो लेफ्ट के एलिमेंट का इमेज कौन है बी। अब इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है एक, ये बोर्ड मार्कर, ये मिरर है ये। तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो किसी एलिमेंट का एक ही इमेज तो आएगा। क्या ऐसा होगा मिरर में जैसे कोई एक पर्सन है और उसके मिरर में 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 पर्सन दिखाई देंगे, तो वो फंक्शन नहीं है। जो चीज मिरर के केस में नहीं हो सकती है वो फंक्शन नहीं है। और एग्जाम्पल बनाता हूं एक दो। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि सी की इमेज ही नहीं आ रही। तो ऐसे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे कि यहां पर कोई एलिमेंट हो और उसकी इमेज नहीं आए, तो वो फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है क्या? है या नहीं है बताओ? ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे रह जाते हैं जिनकी यहाँ पर जो किसी भी वैल्यू का इमेज नहीं है। यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, आ रही है बात समझ में? यहाँ पर ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं कि जो यहाँ पर किसी भी वैल्यू का इमेज नहीं हो। जैसे कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इससे ये चारों केसेस समझते हैं। यहाँ पर आप x1 रखोगे, x1 रखोगे तो y क्या आएगा? रखो या x1, x1 पे y 1 का स्क्वायर 1, x माइनस 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, x 0 रखोगे तो 0 आएगा। ऐसे आ रहा है। तो अगर मैं इसका सेट बनाता हूं ना, तो ये तो सेट x हो गया जिसमें x की वैल्यू है कैपिटल X, और ये सेट y है। तो अब हमने x की वैल्यू क्या क्या ली थी? -1 0 और 1। y की वैल्यू क्या क्या आई? 0 आई 1 आई। तो -1 रखने पर 1 आया, 1 रखने पर भी 1 आया, और 0 रखने पर 0 आया। अब मान लो हम यहाँ पर ये कहें कि मान लो -1 है, तो -1 किसी की वैल्यू आई है? नहीं आई है। लेकिन -1 फिर भी इसमें हो सकता है ना। सेट में R2R में डिफाइन होते हैं सेट, ऑल रियल नंबर से रियल नंबर में। तो यहाँ पे जो रियल नंबर लिए हैं उसमें कुछ ऐसे रियल नंबर भी हो सकते हैं जो क्या किसी वैल्यू का कोई वैल्यू रख के -1 मिल सकता है स्क्वायर? किसी वैल्यू का स्क्वायर -1 आ सकता है?
नहीं आ सकता। लेकिन -1 एक रियल नंबर है कि नहीं है, तो यहाँ पर -1 किसी की भी इमेज नहीं आएगा, तो इसमें इमेज खाली रह सकती है, ब्लैंक इमेज रह सकती है। लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता कि कोई भी एलिमेंट हो और उसकी इमेज ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। और एक इसमें ये वाला केस रह गया था, वो भी मैं बता दूं। जैसे ये सेट ए है, ये बी है, ए की इमेज भी 1 है, बी की इमेज भी 1 है, सी की इमेज भी। तो अब ये 2 एलिमेंट की इमेज 1 हो सकती है, लेकिन 1 एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। ठीक है। 2 एलिमेंट की इमेज 1 इमेज आ सकती है, लेकिन 1 एलिमेंट की 2 इमेज नहीं आ सकती है। और याद रखना एक और छोटा सा एग्जांपल, ये मान लो एक कंपटीशन हो रहा है, ये इंडियन आर्मी है, ये पाकिस्तान आर्मी है। ठीक है। कंपटीशन हो रहा है कि इंडियन सोल्जर्स और ये पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, और 1 सोल्जर 1 बुलेट फायर करेगा। ठीक है, ये रूल है, मोर देन 1 बुलेट फायर नहीं करनी है। अब यहाँ पे जो जो कंडीशन बनती है वो फंक्शन होंगे, जो नहीं बनती है वो नहीं होंगे। ठीक है। इसने बुलेट फायर करी, 2 लोग मर सकते हैं एक बुलेट से, तो ये फंक्शन नहीं है। इसने एक बुलेट फायर करी, इसने करी, इसने 1 बुलेट से 1 डेड हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि ये 2 लोगों ने बुलेट फायर करी है, वो 1 को ही लगी, हो सकता है क्या? हो सकता है। ये वाला केस हो सकता है कि हमारा इंडियन आर्मी का कोई सोल्जर बुलेट फायर ही ना करे, वॉर चल रहा है वो बुलेट फायर ना करे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बुलेट जरूर फायर करेगा। बुलेट फायर नहीं करेगा तो फंक्शन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो सब लड़ रहे हैं, वो गन लिए खड़ा है, देख रहा है, नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि यहां से बुलेट फायर करी और इधर कुछ सोल्जर बच गए, सबको नहीं लगी। जरूरी है कि 10 खड़े हैं तो 10 के 10 को लग जाएगी बुलेट, कुछ बच सकते हैं ना। बस इस केस में जो चीजें हो सकती हैं वो फंक्शन है, जो नहीं हो सकती हैं वो नहीं है। ये और एक मिरर वाला कंडीशन बताई दिया कि एक ऑब्जेक्ट के 2 इमेज नहीं आएंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि मिरर में कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज नहीं आ रही, फिर तो वैसे ही डर जाओगे, है ना। वो तो हॉरर मूवीज में ही होता है कि वैसे दिखाई नहीं दे रहा और मिरर में देख रहे तो है ना। तो ठीक है, समझ आ गए। ये फंक्शन के केस हैं। ये 2 चीजें बस याद रखनी है, ये दोनों केस फंक्शन नहीं है, बाकी सब है। एक तो किसी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी, और एक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा कि उसकी इमेज ना आए, बस। ठीक है। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये तुम नोट कर लो फंक्शन। और ये डायग्राम भी बना लेना, इस पर भी राइट लगा लेना, इन दोनों पर राइट लगा लेना। देखो ये जो यहाँ पे फंक्शन भी लिखे हैं इस तरह से, एफ सभी में लिख लेना, ये एफ ये फंक्शन है ए टू बी में। इसका रिप्रेजेंटेशन ये लिखा हुआ है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। तो यहां पर अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं तो A,1 A,B,2 C,3 ऐसे बनेगा। A,1 A,2 बन जाएगा, B3 C4 बन जाएगा। इधर बनेगा क्या ऑर्डर्ड पेयर? नहीं बन पाएगा। तो जब ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बन रहा तो फंक्शन कहां से? रिलेशन भी नहीं, फंक्शन भी नहीं। अब तुम कहोगे सर ऑर्डर्ड पेयर तो यहां भी नहीं बन रहा, लेकिन इसमें जो इनपुट वाली वैल्यू है उनके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं। मतलब कहने का कि A,1 B,2 और C,3 ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन यह फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज अगर तुम्हें याद हो, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग डोमेन बना रहे थे क्या? डोमेन और कोडोमेन बना रहे थे, और रेंज। तो तुम्हें पता था ना इधर 1 2 3 रेंज हो जाता है,
और 1 2 3 4 5 क्या हो जाता है, कोडोमेन। तो इधर वैल्यू बच सकती हैं। अब मैं एक और एग्जांपल की बात कर रहा था, फटाफट उसको समझ लो कि मान लीजिए फंक्शन है जूसर है और ये इधर सेट है फ्रूट और वेजिटेबल्स है, और सेट भी क्या है उसका, फ्रूट का जूस है या वेजिटेबल जूस है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब आप जैसे कोई भी यहाँ पे इनपुट डालोगे फ्रूट का या वेजिटेबल का, तो उसका आउटपुट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि तुमने एक फ्रूट कोई एक टाइप का या वेजिटेबल इनपुट किया और 2 टाइप के जूस निकल आए है? मैंगो का इनपुट किया और आउटपुट में मैंगो जूस निकल रहा है, ऑरेंज जूस निकल रहा है नहीं हो सकता ना ऐसा, तो फंक्शन नहीं है। इधर देखो, ऐसा हो सकता है कि हमने इनपुट डाला और आउटपुट निकला ही नहीं जूसर में हमने फ्रूट डाला है जो भी, और वो जूस निकला ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। नहीं, नॉर्मली नहीं हो सकता है, जनरली नहीं हो सकता। तुम कहोगे सर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हो, जूस बंद है और हमने डाल के रख दिया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर कोई चीज सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। जो लीगल टाइप से जो जेन्युइन कंडीशंस है उनमें बात होती है। ठीक है, अच्छा इधर देखो, ये वाला फंक्शन क्यों है, आपने ये इनपुट डाले फ्रूट वेजिटेबल और ये जूस आए, उनके जूस निकले। लेकिन दुनिया में ऐसा भी होगा कि जो शॉपकीपर पे जो चीज़ है उसके अलावा भी और जूस होते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो फ्रूट उसके पास है वही जूस है, और भी टाइप के जूसेस निकल सकते हैं ना, कि नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इधर ये एलिमेंट एक्स्ट्रा आ सकता है। ठीक है, और ये वाला इधर ये 2 टाइप के, हाँ दोनों का मिक्स करके जूस निकल आया। उन्होंने कहा साहब मौसमी खट्टी है तो खट्टी है, तो उन्होंने कहा उसमें पाइनएप्पल मिक्स कर दो, पाइनएप्पल मिक्स कर दो, वो कहता है मीठा हो जाएगा, तो वो मिक्स हो सकता है। तो बस ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज यहीं पर समझ लो। अरे चुनिया मुनिया इधर देख, अब समझ गई बात करने वाली। तो अभी देखिए डोमेन और कोडोमेन और रेंज वही है जो मैंने रिलेशन में बताए थे। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जो इनपुट होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जो इनपुट का आउटपुट होता है वो कोडोमेन, वो सॉरी रेंज होते हैं, और सेट बी का पूरा कलेक्शन वो कोडोमेन होता है। तो डोमेन एबीसी, रेंज 1 2 3 और कोडोमेन 1 2 3। फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन नहीं होगा, रेंज नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। इधर की बात करें, डोमेन एबीसी, रेंज 1 2 3 और कोडोमेन 1 2 3 4 5। इधर देखिए, इधर डोमेन एबीसी, रेंज 1 2 और कोडोमेन 1 2। क्या मैं यहाँ पर एक कंडीशन जो बोल रहा हूँ वो सही होगी? मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो क्या ये बात सही है? आप देख लो, यहां पर रेंज इक्वल कोडोमेन है, यहां पर रेंज कोडोमेन के सेट में से बनी है। कोडोमेन का सेट है 1 2 3 4 5 और रेंज इसमें से बनी है, तो हम कह सकते हैं कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट ही होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, ध्यान के रखना, लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, नहीं लिखा हो तो तुम लिख देना, यहाँ पे लिख देना रेंज में, इसमें रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, एंड अ रिलेशन, ये डिफरेंस भी यहां से समझ सकते हैं। देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे रिलेशन में 1 एलिमेंट के लिए 2 ऑर्डर्ड, मतलब 2 इमेज आ सकते हैं। ए का एलिमेंट 1 ऑर्डर्ड पेयर 1 से भी हो सकता है और ए का ऑर्डर्ड पेयर 2 से भी हो सकता है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा कि ए का ऑर्डर्ड पेयर 1 से भी हो गया और ए का ऑर्डर्ड पेयर 2 से भी। जरा इसको लिखते हैं, जरा देखना,
अगर मैंने ये लिखा ना तो ये लिखने में इस तरह से आ रहा है, एक रिलेशन है ये वाला, ये रिलेशन है। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि रिलेशन में फर्स्ट वाले एलिमेंट का अगर रिपीटेशन हो गया तो वो फंक्शन नहीं है, अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हो रहा था, a माइनस बी इंटीजर। तो a माइनस बी इंटीजर में जब हमने पेयर बनाया तो 1 माइनस 1 0 ही आता है, और 1 माइनस 2 भी एक इंटीजर आता है, और 1 माइनस 3 माइनस 2 आता है, वो भी एक इंटीजर है। तो अगर देखा जाए तो सेट में जहाँ 1 होगा और सेट बी में जहाँ 1 2 3 होंगे तो 1 की इमेज 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, और तो ये एलिमेंट यहाँ पे 1 रिपीट हो गया ना 3 बार। तो ये क्या फंक्शन है? नहीं है। फंक्शन में फर्स्ट वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो एक डेफिनेशन निकल कर आई है, क्या सारे फंक्शन रिलेशन है या सारे रिलेशन फंक्शन है? सारे रिलेशन फंक्शन है, सारे फंक्शन रिलेशन है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट रिलेशन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, आ गई बात समझ में? चैप्टर 2 में हेडिंग नंबर 11 है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसकी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट इसमें आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे कोई फंक्शन है वो 2 सेट में डिफाइन होता है, तो सेट ए टू बी में डिफाइन होता है। यहां पर सेट ए में रियल नंबर है और सेट बी में भी रियल नंबर। फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में फंक्शन होते हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। यहाँ पर x ये वाला इनपुट है और x को रखने पर जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगा? आउटपुट होगा। x की वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन R हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ये भी बोल्ड है, और इसकी जो रेंज है वो भी R हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स और वाई एक्सेस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब एक्स एक्सिस पर जैसे 1 2 3 -1 -2 -2, तो जब इसमें x1 रखेंगे एफ एक्स वाई होता है, याद रखिए। एक तरह से ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल एक्स, तो इसको एफ एक्स इक्वल एक्स और y इक्वल एक्स भी बोल सकते हैं। तो जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं 1,
तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी क्या? जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो ये लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी, देखो ऐसे। ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है और ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाती है। इसको ड्रॉ करने का तरीका वही है, x1 रखो y1 आ रहा है, 2 रखो 2 आ रहा है, 3 रखो 3। तो डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर और इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर। डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट। बताया था ना एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हमने इसमें इनपुट क्या डाला है और यहाँ से आउटपुट क्या निकला है। ये है फंक्शन और ये इनपुट गया, इनपुट क्या है? डोमेन। डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से इनपुट गया, यहाँ से क्या हुआ? आउटपुट आया, ये आउटपुट, ये इनपुट। तो जो आउटपुट आता है वो क्या होता है? रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यू या फिर एफ एक्स की वैल्यू। y या एफ एक्स एक ही चीज़ है। तो जब हम इसमें x1 पुट कर रहे हैं तो y 1 आ रहा है, x2 रख रहे हैं तो y 2 आ रहा है। तो वो x क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया और y क्या हो गया? रेंज हो गया, ठीक है। ये इसके इनपुट और आउटपुट के लिए डायग्राम हो गया। ये ग्राफ हो गया फर्स्ट। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड वाला क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को समझे। मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो R टू R में डिफाइन है, then a function f(x) y equal to f(x) equal to c is called a constant function. और where c is a constant. अब इसमें आप x है ही नहीं, तो x नहीं है तो x की कोई भी वैल्यू रखो, जैसे 1 रखो तो y c आएगा क्योंकि x है नहीं। अगर मैं एफ एक्स इक्वल सी में 1 रखूंगा x तो c, 2 रखूंगा तो c, 3 रखूंगा तो ये इनपुट तो कोई भी रियल नंबर आ रहा है, पर आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट c कांस्टेंट आ रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? r। ऑल रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हो, पर रेंज क्या होगी इसकी? c होगी कांस्टेंट। रेंज c क्यों है? क्योंकि आप कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है? c, इसलिए ये इसकी रेंज हो गई कांस्टेंट। अब आते हैं इसके ग्राफ पे।
ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ को, मान लो c जो कांस्टेंट है वो x1 पर y की वैल्यू c यहां पर है, ये c है, तो 1 रखने पर c, 2 रखने पर भी, 2 रखने पर भी c, 3 रखने पर भी, -1 रखने पर भी। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से नहीं आ जाएगा क्या? बताओ, x कुछ भी ले लो, 1 रखो y c, 2 रखो y c, तो ये एफ एक्स इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया? c का। अगर ये वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू सी है तो यहाँ पर c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, तो 1 होगा तो यहाँ पे 1 डिस्टेंस पे लेंगे। अगर एफ एक्स इक्वल -1 लिखा है तो -1 कहाँ आएगा? नीचे। तो मैं एक और पुराने जो पढ़ाया है ना उससे याद दिलाता हूँ, ये y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा था कि जब y कांस्टेंट होता है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, और जब x इक्वल कांस्टेंट होता है तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये y इक्वल टू कांस्टेंट है, इसलिए ये किसके पैरेलल है? और कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ऊपर आएगी, नेगेटिव है तो लाइन नीचे। तो ये किसका ग्राफ हो गया? एफ एक्स इक्वल टू सी, और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल सी क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन देखें। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है इसमें, सिंपल है बिल्कुल। एफ एक्स इक्वल टू a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, डैश 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 अप टू लास्ट an तक, और यहां पर n पॉजिटिव इंटीजर है n। तो ऐसे सारे फंक्शन जो x में इक्वेशन के फॉर्म में आते हैं और उनमें जो x की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल वाली पावर नहीं होना चाहिए, ऐसी पॉइंट वाली पावर नहीं होना चाहिए, सिंपल 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर पावर में हो। ऐसे सभी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन, इनका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और इनकी रेंज भी होती है ऑल रियल नंबर। ये पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, हाँ रैशनल फंक्शन। ये मैं पॉलिनोमियल में बता गया था अभी। रैशनल फंक्शन को समझ लें। पॉलिनोमियल की तो सिंपल डेफिनेशन थी, x की पावर में आना चाहिए, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, x की पावर 4 वाली, 5 वाली, अंडर रूट एक्स नहीं होना चाहिए। क्यों? अंडर रूट एक्स का मतलब पावर क्या है? 1/2। क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन वाली पावर नहीं होना चाहिए, सिंपल इंटीजर पावर है, तो ऐसे फंक्शन क्या होंगे? पॉलिनोमियल। और रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं? रैशनल फंक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होता है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इस टाइप के। इसमें एक कंडीशन है, हेयर एफ एक्स, वो सॉरी, हेयर जी एक्स एंड एच एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, यहाँ पे क्या है?
आर पॉलिनोमियल फंक्शन, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, और एक कंडीशन और है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती बस, एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अपॉन में जीरो आएगा ना तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो रैशनल फंक्शन में जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन आएंगे उनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब आती है बात इसकी डोमेन और रेंज। इसकी डोमेन और रेंज फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन आ रहा है और न्यूमरेटर में। तो इसकी जो डोमेन है और जो रेंज है वो फिक्स नहीं है कि आर ही आएगी या आर नहीं आए, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए ना तो हम इसकी डोमेन के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे और ना ही रेंज के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लासेस 12th वगैरह में पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, रैशनल फंक्शन के बाद मॉड्यूलस फंक्शन बहुत काम की चीज है। देखिए अगला आता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को एक नाम और बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स से, और ये फंक्शन इस तरह से एग्जिस्ट करता है, इस तरह से डिफाइन है कि ये मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स, अगर आपको एक्स दिया जा रहा है नेगेटिव, और एक वैल्यू होती है प्लस अगर आपको एक्स दिया जा रहा है पॉजिटिव। जरा समझ लेना ध्यान से, मॉड एक्स अगर कहीं लिखा है इसका मीन्स है कि वहां मॉड एक्स हटकर माइनस एक्स भी आ सकता है और प्लस एक्स भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैंने मॉड एक्स के लिए इंटरवल दिया आपको कि एक्स -2 से -1 में लाई कर रहा है, तो हम ये मॉड एक्स हटाकर क्या रखेंगे, -x, क्योंकि ये इंटरवल कैसा है, नेगेटिव। अगर मैंने आपको x का इंटरवल दिया कि x 5 से लेके 7 में लाई कर रहा है, तो ये मॉड x को हटाकर क्या लिखा जाएगा, प्लस, क्योंकि इसके लिए ये इंटरवल कैसा है। तो ये मॉड x हटकर -x आएगा या +x आएगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि x का इंटरवल नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, ठीक है। इसका ग्राफ देखें मॉड्यूलस फंक्शन का, इसकी डोमेन, इनपुट क्या कर सकते हैं इसमें, कोई भी रियल नंबर, डोमेन R हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज Z+ होगी, Z+, पॉजिटिव इंटीजर, पर उसमें जीरो नहीं आता है, नहीं Z+ नहीं होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इंटीजर आ जाएगा उसमें। जैसे ये मॉड में कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव रखो तो पॉजिटिव आना है, और पॉजिटिव रखो तो भी पॉजिटिव। मतलब आप इनपुट क्या डाल रहे हैं, पॉजिटिव भी डाल रहे हैं, और आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये मॉड के बारे में एक बहुत जरूरी बात समझ लो, ये मॉड किसका है, वेरिएबल का है या कांस्टेंट का है, वेरिएबल का है। एक्स कौन है यहाँ, वेरिएबल। तो वेरिएबल में जब रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, या तो -x या +x।
लेकिन अगर मॉड के अंदर कोई कांस्टेंट आता है तो इसका एक ही फाइनल रिजल्ट होता है क्या? क्या फाइनल रिजल्ट होता है? पॉजिटिव। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मॉड्यूलस अलग बात होती है और फंक्शन के लिए मॉड्यूलस अलग रूल से चलता है। आ रही है बात समझ में? न्यूमेरिकल वैल्यू का मॉड्यूलस आप लेंगे हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, और वेरिएबल का मॉड्यूलस लेंगे तो क्या क्या आ सकता है, प्लस बी और माइनस बी। ठीक है, ग्राफ बना ले। इसका ग्राफ वी शेप में रहता है इस तरह से, ऐसे वी शेप में रहता है। ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है। ये वाली जो लाइन है ना, ये प्लस एक्स वाली है, और ये वाली जो लाइन है वो माइनस एक्स वाली है। आगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पर ये स्ट्रेट लाइन के बारे में समझाया जाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल एक्यूट एंगल है तो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, और ऑब्ट्यूस एंगल है तो लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब एक्यूट एंगल के लिए एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव आता है, और एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल में जाती है। यही रीजन था कि मैंने इस माइनस एक्स वाली लाइन को किधर लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस से ये कैसा एंगल है, ये वाला एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूस है? नहीं जानते? एक्स ओ एफ एक्स, ये वाला, ये कैसा एंगल है, और ये वाला? तो एक्यूट के लिए एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव और ऑब्ट्यूस के लिए एक्स का कोफिशिएंट ठीक है। तो ये एक्स की वाली लाइन आ गई प्लस वाली, और ये वाली माइनस वाली, दोनों को मिलाया तो ये ग्राफ किसका है, मॉड एक्स का है ना। ऐसे चेक कर लेते हैं ना, चेक करवा देते हैं तुमको, एक 1 रखवा के चेक करा देते हैं, एक -1 रखवा के चेक करा देते हैं। रखो जरा 1, न्यूमेरिकल वैल्यू में रखो 1, 1 का मॉड, मान लो यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 से मिलाएंगे, यहाँ पे मिलेगा क्या, तो ओरिजिन से जाएगी ये लाइन होके ऐसे, ये बन गया ये वाला ग्राफ। अच्छा -1 रखोगे तो भी 1 आएगा, -1 आता तो नीचे आता कि नहीं, तो -1 के लिए भी ये वैल्यू क्या आ रही है, +1। तो ओरिजिन से एक लाइन इधर गई प्लस और एक इधर गई। ठीक है, 1 पे भी 1 आ रहा है और -1 पे भी 1 आ रहा है, इसलिए ये वी शेप में इसका ग्राफ होता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट पे आ जाए। हाँ, सिग्नम होगा, सिग्मा नहीं होगा, सिग्नम होगा, सिग्नम फंक्शन। देखिए, सिग्नम फंक्शन कौन से होते हैं, इफ अ फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो 3 वैल्यूज आ रही हैं इसके रिजल्ट में, एक -1 और एक 0 और एक 1। -1 कब आ रहा है, अगर x नेगेटिव है, 0 कब आ रहा है, जब x 0 है, और 1 कब आ रहा है, जब x, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ बना के देखें, ग्राफ देखो, ठीक है। अब इस ग्राफ में जरा यहां पर देखें, x नेगेटिव, नेगेटिव लेस देन 0 मतलब
तो नेगेटिव एक्स यही वाला है, और नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या है, -1। तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा इधर। जीरो के लिए क्या है, 0, और पॉजिटिव के लिए क्या है वैल्यू, 1। यहां पर एक बात और मैं बता दूं कि यहां ब्लैंक सर्कल बनेगा। ये ब्लैंक सर्कल का मतलब है ये 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें भी ब्लैंक सर्कल बनेगा, और इसके बाद ये चला जाएगा ऐसे। देखो 0 पर 0, और जैसे ही 0 से छोटा हुआ, जैसे ही 0 के नीचे गए तो सीधा वैल्यू क्या आई, -1। अब 0 से छोटा -1 है तो -1, -2 है तो भी -1, और -3 है तो भी -1, 1 है तो 1, 2 है तो भी 1, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी 1। तो ये -1 वाली लाइन, -1 डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि एफ एक्स किसकी वैल्यू है, वाई की, ये वाई इक्वल एफ एक्स ही तो है। तो वाई इक्वल -1 कौन सी लाइन होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। वाई इक्वल 0 किसकी होगी, ये 0 यहीं पे आएगा, और वाई इक्वल टू 1 भी 1 से जाएगी और किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो 0 पर 0, 0 से आगे बढ़े तो सीधे 1 पे आगे इन्फिनिटी तक, 0 पर 0, जैसे ही 0 से छोटा हुआ तो -1। ठीक है, ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखिए, इसकी डोमेन रेंज बता सकते हैं, इसकी डोमेन क्या है। अरे इधर x को देखा करो ना, x का इनपुट क्या क्या है, थोड़ा समझो बात को। रियल नंबर जो होते हैं ना, उनके यही 3 मेन पार्ट हैं, 3 डिवाइडेशन यही है। जैसे ये पूरी नंबर लाइन जो है ना, वो क्या है, रियल नंबर। तो x से लेस देन 0 वाले यानी नेगेटिव, एक 0 और एक ग्रेटर देन 0। रियल नंबर को अगर हम ये 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पूरी नंबर लाइन बन जाती है। तुम बता सकते हो कोई वैल्यू है इसमें जो इनमें इंक्लूडेड नहीं है, नेगेटिव भी इंक्लूडेड है, 0 भी है, और तो इनपुट क्या हो गया, r। अब आउटपुट क्या आया, रेंज। रेंज क्या क्या आ रही है, करली ब्रैकेट में आएगा सेट में, क्योंकि सेट में पर्टिकुलर वैल्यू लिखी जाती है, और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या क्या आ रही है, -1, 0 और यही होंगी इसकी पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, डोमेन रेंज समझ में आ गए। अब आ जाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसकी डोमेन क्या होती है, इनपुट ऑल रियल नंबर, और रेंज इसकी रेंज होती है z। क्योंकि आप कोई भी इसमें वैल्यू रखोगे, चाहे वो इंटीजर की रखो चाहे डेसिमल की, रिजल्ट इंटीजर ही आता है। इसके बारे में थोड़ा मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू ली -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इसके लिए क्या होगी पता है, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2।
जैसे ही मैंने -2 से बड़ी वैल्यू करी 1.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। अगर यहाँ 1.9 रखेंगे तो -2। अगर मैंने लिया -1 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, और -1 से जैसे ही मैंने छोटा किया -0.7 कुछ भी, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1। फिर मैंने इसको 0 किया तो 0 का 0, इंटीजर का इंटीजर ही आता है, -2 का -2, -1 का -1। अब 0 से जैसे ही वैल्यू बढ़ाई 0.1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। 0.9 तक 0, और जैसे ही 1 किया तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और 1 से बढ़ाया 1.5 कुछ भी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। कैसे याद रखोगे? तरीका सिखाते हैं तुमको। ये क्या है? नंबर लाइन 0 1 2 3, -1 -2। मेरा ये कहना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भागता है। ये मैं कह रहा हूं। कैसे? 3 का 3 से कम किया 2.9, तो पीछे कौन मिला पहला इंटीजर? 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे जाएगा, जो इंटीजर आएगा वही वैल्यू एडॉप्ट कर लेगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 का, यहां से आ गए। अब 1.9 का पीछे गए, कौन मिला? 1। 1.5 का, 1.1 का, 1 का, 0.9 का, 0.8 का, 0.1 का, 0 का, -0.1 का, -1, -0.5 का, और यहां पे माइनस का क्या लिया था? 0.7 का, -7। तो जब भी अब आपको कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, उसको नंबर लाइन पे मार्किंग कर दोगे। जैसे मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, अगर मेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर -21.2, तो आप बता सकते हो क्या आएगा? -21 या -22? देखो गलत कर गए ना। प्लस में घटता है, माइनस में बढ़ता है, उल्टा है ना। अरे देखो, इधर देखो, -1 और +1 से समझो। -1 से छोटा किया तो क्या है? -1 से छोटी वैल्यू यहां पे क्या आएगी? -1.5 पॉइंट में, तो -1.5 का -2, और 1 से छोटी की 0.5, तो 0.5 का 0। तो सबसे बढ़िया तरीका है, नंबर लाइन खींची, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे लिया -21, और इसके अगला -22, और इससे पिछला ले लिए। अब ये वैल्यू 21.2 किधर आएगी? 21 के पीछे या आगे? इधर आएगी ना, इधर ही तो आएगी। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर लेंगे तो -22। आया समझ में? तो ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके मैंने कुछ तुमको एग्जाम्पल्स यहां पे समझा दिए। इसका ग्राफ देखना है? ग्राफ देख लो इसका। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो नंबर लाइन पे हमने इंटीजर मार्क कर दी। इधर आ गया -1, -2, -3। ध्यान रखना, डार्क सर्कल मतलब ब्लैंक सर्कल मतलब, अरे ज्यादा ही बड़ा बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वैल्यू ली जा रही है, और इसका मतलब है वैल्यू छोड़ी जा रही है। यहां से शुरुआत करते हैं 0 से। 0 पे क्या था? देख लो उधर,
जीरो पे जीरो ही था। ये x की वैल्यू है और ये y की, जो y की वैल्यू है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है। तो जीरो पे जीरो था। अब 0.1 का क्या आया था? जीरो ही। तो 0.1 यहां पे देख लो, जीरो से लेके 0.9 तक जीरो ही आया था क्या? 0.1 से 0.9 तक क्या आया? और जीरो का भी, तो ये जीरो पे ही रहा और जीरो पे लग गया इधर डार्क और इधर लग गया ब्लैंक, क्योंकि 1 पे 1 जीरो नहीं है, 1 पे क्या है? 1 पे जीरो है क्या? जीरो होता तो एक्स एक्सिस पे, 1 पे क्या है? तो जैसे ही 1 आएगा उछाल मारेगा और उछाल मार के कहां पहुंच जाएगा? सीधा 1 पे 1, तो ये आ गया, यहां आ गया। तो यहां पे कौन सा सर्कल बनेगा? इस पे डार्क। अब 1 से लेके और 1.9 तक 1 ही रहना है क्या? 1 से 1.9 तक पीछे आएगा तो 1 ही तो आएगा। तो 1 से 1.9 तक 1 और फिर 2 पे 2 और 2 से 2.9 तक 2। तो 1 पे 1 था, 2 पे 2 था क्या? तो इधर डार्क और इधर ब्लैंक। 2 पे 1 नहीं है, देख लो कहीं 2 लिखा होगा, मैंने लिखा नहीं है। अगर मैं लिखता इसके बाद ही लिखता इसको, अगर मैं यहां पे 2 लिखता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती? 2। तो 2 पे 1 है या 2 पे 2 है? 2 पे 2 है और इसके बाद ये इधर ब्लैंक हो जाता। अब माइनस की तरफ आ जाओ, देखो -1 पे क्या है? -1, ये लो। -1 पे -1 है, तो ये -1 पे -1 इधर ले लिया, इंक्लूडेड हो गया ये। अब -1 से कहां तक -1 आ रहा है? -1.9 पे क्या है? -2। तो -1.9 किधर होगा बताओ? ये x -1 है ना, जीरो पे क्या है? जीरो पे जीरो, 0.1 पे क्या है? जीरो। अब जैसे ही -1 हुआ -1 हो गया। अब -1 कब तक चलेगा बताओ तो? -0.7। -0.7 किधर आएगा? ऐसे आएगा इधर। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू यहां पे क्या हो गई? -0.1, -0.2, -0.9। तो -0.9 तक ये वैल्यू क्या आ गई? -1। तो -1 में -1.9 तक वैल्यू -1 और -1 पे भी -1। तो ये -1 पे जीरो तो नहीं था, तो यहां पे पता है क्या लगेगा? ब्लैंक लगेगा यहां, और यहां पे लगेगा डार्क। इन दोनों को समझ लो बस जरा, और कुछ नहीं समझना है। -1 पे -1 है कि नहीं ये देख लो बस। देखो -1 पे -1 तो क्या लगा? डार्क। और -1 पे जीरो तो नहीं था, नहीं, तो जीरो -1 पे क्या आया फिर? ब्लैंक। इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं, सीढ़ी नुमा फलन। देख लो, स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन भी इसका नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, क्लियर है? तो मेरी बात समझ लो, ग्राफ की इतनी नीड नहीं होगी जितनी इसके कंसेप्ट की नीड है। तो ये सारे कंसेप्ट तुम्हें एक बार रीड करने हैं, बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, आप पढ़ के आओ और कल इसको यहाँ नोट कर लेना जो मैं कराया है, जो भी है ना।